दिस इज़ आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ एल्जेब्राइक नंबर थ्योरी और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्यू रूट एम से रिलेटेड जो थ्योरम्स हैं, नॉर्म कैसे डिफाइन होता है इस केस में। तो ये हमारी फील्ड थी के। तो आज की जो थ्योरम्स हैं वो इसी से रिलेटेड है। जैसे कि हमने पिछली कुछ लेक्चर्स में क्यू आयोटा, क्यू ओमेगा की थ्योरम्स पढ़ी थी कि उसका नॉर्म क्या होता है, देन उसकी यूनिटी, इनवर्स, एंड देन नॉर्म ऑफ एन एल्जेब्राइक इंटीजर इज़ अ इंटीजर। अगर एल्जेब्राइक इंटीजर का नॉर्म प्राइम होता है तो ये सारी थ्योरम्स हम क्यू आयोटा, क्यू ओमेगा के बारे में पढ़ चुके हैं। अब यही सारी थ्योरम्स हम पढ़ने वाले हैं क्यू रूट एम के लिए। यहाँ पर एम क्या है, कोई एक स्क्वायर फ्री नंबर है। क्लियर? तो इसको डिस्कस करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था इनवर्स ऑफ यूनिटीज़ यूनिटी, ये यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था। देन हमने एक रिमार्क डिस्कस किया था। सो आज हम तो डेफिनेशन भी हमने डिस्कस कर ली थी नॉर्म की, क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एम वाई स्क्वायर। तो यहाँ तक हमारे प्रीवियस वाले लेक्चर में सब डिस्कस हो चुका है। अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट रिमार्क है। रिमार्क में अगर हम नॉर्म ले रहे हैं, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं प्लीज़ नोट ये किसकी हैं, क्यू रूट एम की हैं, जो हमारा के फील्ड है, कॉम्प्लेक्स फील्ड है। इसके रूट के बारे में, इसके अलजेब्राइक इंटीजर के बारे में, इसके नॉर्म के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जो पहला रिमार्क है उसमें नॉर्म अगर ज़ीरो के इक्वल नहीं होता तो ये इफ़ कंडीशन है, इफ़ एक्स वाई जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो नॉर्म भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। इफ़ एल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। एल्फ़ा क्या है हमारा, एल्फ़ा यहाँ पे हमारी जो फॉर्म होती है, एल्फ़ा के का एलिमेंट है तो उसकी फॉर्म भी एक्स प्लस वाई रूट एम टाइप की दिखेगी, क्योंकि हमारी फील्ड भी कैसी है, क्यू रूट एम टाइप की है। तो अगर एल्फ़ा ज़ीरो हो जाए, यहाँ पे लिखा है ना एल्फ़ा अगर हमारा ज़ीरो हो जाता है तो हमारा एक्स वाई भी क्या है, ज़ीरो है। अगर यहाँ पे हम बोल रहे हैं एल्फ़ा ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो एक्स वाई भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा और उससे फिर हमारा नॉर्म भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। तो प्रूफ के लिए हमने ये लेट किया, लेट इफ़ पॉसिबल कि नॉर्म ज़ीरो के इक्वल है। तो एल्फ़ा का एलिमेंट किस टाइप का है, एक्स प्लस रूट एम टाइप का है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई रूट एम इज इक्वल्स टू ज़ीरो। नॉर्म कैसे डिफाइन होता है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस एम वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो अगर यहाँ से हम इस वाली टर्म को शिफ्ट करते हैं राइट हैंड साइड पे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम वाई स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हम जानते हैं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम। हम जानते हैं कि m कैसा है, m हमारा स्क्वायर फ्री नंबर है और इफ़ x y ज़ीरो के इक्वल नहीं होता तो ये इक्वेशन भी पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि x y हमारा ज़ीरो के इक्वल होगा। तो आपने ये देखा कि जब हम नॉर्म ज़ीरो के इक्वल लेकर चल रहे हैं तो हमारा एक्स वाई भी ज़ीरो के इक्वल ही है। अगर हमारा एलिमेंट एक्स वाई ज़ीरो के इक्वल नहीं होता या एल्फ़ा की जो फॉर्म बन रही है ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है, ये ज़ीरो प्लस ज़ीरो रूट एम के इक्वल नहीं है, तो नॉर्म भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। अगर एक्स वाई ज़ीरो के इक्वल है तो ही नॉर्म जो है वो ज़ीरो के इक्वल होगी। नेक्स्ट थ्योरम है नॉर्म इज़ मल्टीप्लिकेटिव इफ़ alpha and beta belongs to K, then norm of alpha beta is equals to norm of alpha into norm of beta। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं तो वहाँ पे आपको पता होगा कि क्यू आयोटा, क्यू ओमेगा में हमने सारी ऐसी थ्योरम्स पहले डिस्कस की हुई हैं कि नॉर्म जो होता है वो मल्टीप्लिकेटिव होता है, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये थ्योरम हमने क्यू आयोटा, क्यू ओमेगा के लिए पहले पढ़ी हुई है। वही सेम चीज़ यहाँ पर भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हम दो एलिमेंट लेकर चल रहे हैं के तो फॉर्म कैसी होगी। अगर ये क्यू रूट एम का एलिमेंट है तो ऑब्वियसली ये x1 प्लस y1 रूट एम टाइप की फॉर्म होगी, इसलिए हमने अल्फ़ा और बीटा की फॉर्म भी यही मानी है। अब जो हमें थ्योरम में शो करना है उसके लिए मुझे अल्फ़ा की नॉर्म चाहिए, बीटा की नॉर्म चाहिए, देन अल्फ़ा इंटू बीटा की नॉर्म चाहिए। तो हमने क्या करा, अल्फ़ा की नॉर्म निकाल ली, बीटा की नॉर्म निकाल ली और नॉर्म की डेफिनेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एम वाई स्क्वायर।
तो बाय डेफिनेशन दोनों की नॉर्म आ गई। अब इससे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूं, हमें पहले अल्फ़ा बीटा को मल्टीप्लाई करना है। तो जो एलिमेंट्स हैं उसको हमने मल्टीप्लाई किया, जो रूट m वाले टर्म्स हैं उनको हमने क्लब कर लिया। अब हम इसका नॉर्म निकालेंगे। तो ये पूरा हमारा x की तरह एक्ट कर रहा है, ये हमारा रूट m हो गया, और ये पूरा y की तरह एक्ट कर रहा है। तो डेफिनेशन क्या होती है नॉर्म की? x स्क्वायर माइनस m वाई स्क्वायर। अब इसमें हम इसको आइडेंटिटी लगा के ओपन करेंगे, सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देन इसमें भी आइडेंटिटी लगाएंगे और माइनस m का मल्टीप्लाई तीनों टर्म्स में कर देंगे। तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो टर्म है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी और बाकी की जो 4 टर्म्स हैं वो यहाँ पे बच जाएगी। अब यहाँ से अगर हम पहले वाले टर्म में से और दूसरे वाले थर्ड वाले टर्म में से अगर हम ऐसे फैक्टर्स बनाना चाहें, लाइक अगर मैं x1 स्क्वायर को कॉमन ले लूँ इन दोनों टर्म्स में से, इफ़ आई एम टेकिंग x1 स्क्वायर कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा यहाँ से x2 का स्क्वायर माइनस m y2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरीके से आप देखोगे जब इसमें से और इसमें से हमने टर्म को कॉमन लिया है, देन इसमें और इसमें से हमने टर्म्स को कॉमन लिया है, तो फैक्टर आप बनाओगे तो ये 2 ब्रैकेट्स हमारे पास आ जाएंगे। और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ये देखेंगे कि जो नॉर्म ऑफ अल्फ़ा हमने निकाला था ना, वही सेम टर्म हमको यहाँ मिल रही है, नॉर्म ऑफ बीटा हमें यहाँ पे मिल रहा है, और इसको हम लेकर चले थे नॉर्म ऑफ अल्फ़ा बीटा, और वो किसके इक्वल आ रहा है? नॉर्म ऑफ अल्फ़ा इंटू नॉर्म ऑफ बीटा। तो नॉर्म इज़ मल्टीप्लिकेटिव का क्या मतलब होता है कि जो 2 एलिमेंट्स का हम प्रोडक्ट लेके चल रहे हैं, जिसका हम नॉर्म निकाल रहे हैं, वो किसके इक्वल आ रहा है? दोनों एलिमेंट्स का अगर हम नॉर्म अलग अलग निकालते हैं तो दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो ये होता है मल्टीप्लिकेटिव प्रूफ करना। तो यहाँ पे हमने शो कर दिया कि नॉर्म कैसा है? मल्टीप्लिकेटिव। और ये हमने इन दोनों के केसेस में भी प्रूफ किया था। मैं बार बार आपको ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आपको क्यू आयोटा क्यू ओमेगा का नॉर्म हमने कैसे प्रूफ किया था, अगर वो आपको समझ में आ गया था, तो सेम ही चीज़ हम तीनों के केसेस में कर रहे हैं। तो अगर एक नॉर्म आपको अच्छे से निकालना आ गया है, या उसको मल्टीप्लिकेटिव प्रूफ करना आ गया है, या फिर जितनी भी थ्योरम्स हमने एक केस में पढ़ी थी वही सारी थ्योरम्स हम सारे केसेस में अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट थ्योरम है, द नॉर्म ऑफ एन एल्जेब्राइक इंटीजर इज एन इंटीजर। जब हम एल्जेब्राइक इंटीजर का नॉर्म निकालते हैं तो वो एक आपको इंटीजर मिलेगा। एल्जेब्राइक इंटीजर क्या होता है कि पहली बात तो वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू रहेगी। हमने एल्जेब्राइक नंबर के बारे में भी पढ़ा है, तो नंबर में आपके सारे केसेस आ जाते हैं, वो इंटीजर भी हो सकता है, वो रैशनल भी हो सकता है, बट जब हम स्पेसिफिकली इंटीजर बोल रहे हैं तो वो एल्जेब्राइक इंटीजर ही होगा। एल्जेब्राइक का मतलब क्या है कि आपको उस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक ऐसा इक्वेशन मिल रहा है जो उसके थ्रू सेटिस्फाई हो रहा है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर मैं एल्जेब्राइक इंटीजर का नॉर्म निकाल रही हूँ तो वो मुझे इंटीजर वैल्यू एक मिलेगी। तो इसको हमने प्रूफ करने के लिए 2 केसेस लिए हैं। और 2 केसेस हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपको पता है क्यू रूट एम के केस में हमारे पास 2 केसेस बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर m जो है वो स्क्वायर फ्री नंबर नहीं होता। तो हमने लाइक 4 के केस में, मॉडुलो 4 के केस में 2 कॉन्ग्रुएंसेस की बात की थी। मैं आपको फिर से इस चीज़ को रिपीट कर दे रही हूँ क्योंकि हमने ऑल्दो प्रीवियस लेक्चर में रिपीट किया, मतलब इस चीज़ को डिस्कस किया हुआ है। जब हम मॉडुलो 4 ले रहे हैं, मतलब अब आप उस नंबर को 4 से डिवाइड कर रहे हो। m यहाँ पर कैसा है? m एक ऐसा नंबर है जो स्क्वायर फ्री है, मतलब किसी के स्क्वायर से डिवाइड नहीं होता। अब यहाँ पर 4 क्या है? 4 भी 2 का स्क्वायर है, एक स्क्वायर का नंबर है। दैट मीन्स m ऐसे किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा जो किसी नंबर का स्क्वायर है। तो 4 यहाँ पे 2 का स्क्वायर होता है, दैट मीन्स इससे m डिवाइड नहीं होगा। तो अगर मैं ये बोलूँ कि m इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 0, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। मतलब मैं कॉन्ग्रुएंट टू 0 इस चीज़ को नहीं बोल सकती, क्योंकि रिमाइंडर 0 आने का मतलब ये हो गया कि m फुल्ली डिवाइड हो जाता है, या m जो है वो डिवाइड हो रहा है 4 से। देन हमारे पास क्या ऑप्शंस बचते हैं? या तो रिमाइंडर, जब मैं m को 4 से डिवाइड कर रही हूँ तो रिमाइंडर 0 तो हो नहीं सकता। तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं? 1 2 3। 4 अगेन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 4 हो गया तब तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इन 3 केसेस में, 1 2 3 के केसेस में हमारे पास 2 यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसेस बनते हैं, जो हमने पहले भी थ्योरम्स में इन्हीं 2 केसेस को लेके सॉल्व किया है कि मैं अगर m को 4 से डिवाइड करती हूँ, या तो रिमाइंडर 2 आ जाए या तो रिमाइंडर 3 आ जाए, और दूसरा केस बनता है कि रिमाइंडर 1 आ जाए। ये
तीन रिमाइंडर आने के चांसेस होते हैं, जिसमें से हमने 2 और 3 का केस जो है साथ में क्लब किया हुआ है, और m इज कॉन्ग्रुएंट 1 का केस हम अलग तरीके से डिस्कस करते हैं। अब हमने जो लास्ट थ्योरम डिस्कस की थी, तो उसमें हमने कॉन्ग्रुएंसेस के बेस पे जो टो की वैल्यू है वो बताया था कि इन दोनों के केस में जब m इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 2 और 3 मॉडुलो 4 होता है, तो हमारी जो टो की वैल्यू होती है दैट इज़ रूट m। जब वो कॉन्ग्रुएंट होता है सिर्फ 1, मतलब m इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 4 होता है, उस केस में हमारी टो की वैल्यू होती है 1 प्लस रूट m बाई 2। ठीक है, तो जो ये टो की वैल्यू हमें दिखती है वो हमारे दो कॉन्ग्रुएंसेस के बेसिस पे है। तो पहला केस हमने लिया, लेट एल्फा बी एन एल्जेब्राइक इंटीजर ऑफ के। तो हमने के का कोई एल्जेब्राइक इंटीजर मान लिया, वो है एल्फा। देन देयर एग्जिस्ट एक्स एंड वाई सच दैट, अब आपने एल्फा के का एलिमेंट लिया हुआ, या फिर एल्फा एल्जेब्राइक इंटीजर है के का, के कैसा है कि रूट एम टाइप, क्यू रूट एम टाइप का है, तो आपका एलिमेंट भी कैसा, एल्फा के का एलिमेंट है और के रूट एम टाइप का है, तो एल्फा किसके इक्वल होगा, एक्स प्लस वाई रूट एम। अब मैं अगर इसका नॉर्म निकालूं, क्योंकि थ्योरम ही नॉर्म के बारे में है, नॉर्म ऑफ एल्फा निकालूंगी तो बाय डेफिनेशन इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस एम वाई स्क्वायर। सो क्लियरली दिस इज अ इंटीजर, सिंस एक्स हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं, हम पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर एक्स वाई एम ये सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स। आप एक्स का स्क्वायर करोगे वो एक इंटीजर होगा, एम इंटीजर ऑलरेडी है, वाई का स्क्वायर करोगे इंटीजर होगा। तो ये जो मैं इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करूँगी तो मुझे एक इंटीजर वैल्यू ही मिलने वाली है। वही थ्योरम में लिखा है कि आप एल्जेब्राइक इंटीजर का नॉर्म निकालते हो तो वो एक इंटीजर मिलना चाहिए। सेकेंड केस है व्हेन m इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 4, सो दिस इज 1 मॉडुलो 4। इस केस में जो हमारी एल्फा की वैल्यू होती है, मैंने अभी डिस्कस किया, टो की वैल्यू होती है 1 प्लस रूट एम बाई 2। तो एल्फा की फॉर्म कुछ इस तरीके से होगी, क्योंकि एल्फा तो हम नॉर्मली यूँ लिखते हैं एक्स प्लस वाई, ठीक है, और वो ये हमारी फॉर्म आ गई, क्योंकि एल्फा तो हमारा के का एलिमेंट है और के किसके इक्वल है, के हमारा क्यू रूट एम है, तो जो एलिमेंट होता है उसकी फॉर्म में रूट एम तो रहेगा ही। अब यहाँ पर हम इसका नॉर्म निकालना चाहते हैं। पहले इसको हमने ऐसे स्प्लिट करके लिख लिया, मतलब जो वाई, ये जो 2 है उसको y बाई 2 करके कर दिया, रूट m बाई 2 कर लिया, मतलब y को हमने ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया और इन सारी टर्म्स को अलग करके लिख दिया। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं सो दैट कि जो रूट m वाली टर्म है वो एक तरीके से y कंसिडर करेंगे, और x प्लस वाई बाई 2 जिसमें रूट m नहीं है वो हमारा x की तरह कंसिडर होगा, तो इसका नॉर्म निकालेंगे, सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर m, वाई स्क्वायर बाई 4, और रूट m का यहाँ पर ये m होता है, ठीक है। तो ये जिस तरीके से फॉर्म लिखी हुई है आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये वापस से m ही आ जाएगी, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एम वाई स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर मैं इस पूरे टर्म का स्क्वायर करती हूँ, जैसे कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि हमारी जो फॉर्म होती है उसमें रूट m है, तो टेक्निकली हमें पूरे का स्क्वायर ही करना है, तो रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए जो नॉर्म है वो ऑलरेडी सिर्फ नॉर्म में m ही लिखा हुआ होता है, अदरवाइज एक्चुअली में वो पूरे वैल्यू का स्क्वायर किया जाता है। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जब रूट को स्क्वायर से कैंसिल करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली m ही आ जाएगा जो एक्चुअल में डेफिनेशन होती है। मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही थी कि हमें x का भी पूरा पार्ट जो है वो स्क्वायर करना है और y रूट m को भी पूरा स्क्वायर करना है, बट y का स्क्वायर करोगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, रूट m का स्क्वायर करेंगे तो इट विल बी m, तो इसीलिए डायरेक्टली यहाँ पे लिखा जाता है, अदरवाइज आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो इसका स्क्वायर करने पर पहली वाली जो टर्म है उस पर तो आइडेंटिटी लग जाएगी x प्लस वाई का होल स्क्वायर की, एंड इसको हम एज इट इज़ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमें क्या प्रूफ करना है कि ये पूरी वैल्यू जो सॉल्व करने के बाद आएगी वो एक इंटीजर होगी थ्योरम के अकॉर्डिंगली। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स, मतलब हम इन दोनों को साथ में वाई स्क्वायर को कॉमन लेकर लिख देते हैं, क्योंकि एक्स इंटीजर है उसका स्क्वायर करने पे इंटीजर मिलेगा,
एक्स और वाई दोनों ही इंटीजर है, दोनों का प्रोडक्ट करने पे भी इंटीजर मिलेगा। अगेन वाई स्क्वायर इंटीजर है। अब यहाँ पर ये जो लिखा है m-1/4, अब ये लग रहा है कोई रैशनल वैल्यू आएगी जिसकी वजह से ये इंटीजर नहीं होगा, बट m-1/4 ये भी हमारा इंटीजर से बिलोंग करता है। अगर मैं इसी कॉन्ग्रुएंस की हेल्प से 1 को इधर शिफ्ट कर दूँ तो ये हो जाएगा m-1, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 4। मैंने कुछ अलग नहीं लिखा, बस मैंने इस कॉन्ग्रुएंस को ही दूसरे तरीके से लिखा है। इस कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या है कि हम m को जब 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें रिमाइंडर 1 मिल रहा है, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ मॉडुलो 4। ये 1 इधर शिफ्ट हो गया, तो m-1 को जब 4 से डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो वही सेम चीज़ तो यहाँ पर भी है, m-1 को जब 4 से डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो ये किससे बिलोंग कर रहे हैं? इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। यही सेम m-1/4 का केस हमारे लास्ट थ्योरम में भी था। तो अगर वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन थी तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसा हमने क्यों लिया। तब ये जो पूरी टर्म बन रही है वो कैसी बन रही है? एक इंटीजर वैल्यू बन रही है, विच इज़ क्लियरली एन इंटीजर सिंस m-1/4 बिलोंग्स टू इंटीजर। और यही हमें थ्योरम में प्रूव करना था। नेक्स्ट थ्योरम है द नॉर्म ऑफ यूनिटी इज +-1। अगर अब आपको याद हो तो यही सेम थ्योरम हमने क्यू आयोटा क्यू ओमेगा के केस में डिस्कस किया था कि जो यूनिटी का नॉर्म होता है वो +-1 होता है। इस चीज़ को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि हमने पहले तो लेट कर लिया कि लेट से अल्फ़ा यूनिटी है। अगर अल्फ़ा यूनिटी है तो हमने यूनिटी की डेफिनेशन पढ़ी है, उसके अकॉर्डिंगली एक बीटा एग्जिस्ट ऐसा करेगा सच दैट कि अल्फ़ा इंटू बीटा हम लिख सकते हैं 1 के इक्वल होगा, या दोनों का प्रोडक्ट जो है 1 के इक्वल होगा। अब नाउ वी नो 1 का नॉर्म क्या होता है? 1 का नॉर्म 1 ही होता है। तो मैं इस 1 की जगह पर किसको लिख सकती हूँ? अल्फ़ा इंटू बीटा को लिख सकती हूँ, बिकॉज पहली वाली इक्वेशन से मुझे पता है कि 1 = अल्फ़ा बीटा है। देन नॉर्म मल्टीप्लिकेटिव होता है, इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, अभी जस्ट हमने प्रूव किया। तो 1 किसके इक्वल आ गया? 1 इक्वल आ गया नॉर्म ऑफ अल्फ़ा इंटू नॉर्म ऑफ बीटा, इसको =1 लिख देते हैं। अब यहाँ पर नॉर्म ऑफ अल्फ़ा नॉर्म ऑफ बीटा दोनों ही कैसे हैं? इंटीजर्स हैं। अगर दोनों इंटीजर्स हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट मुझे 1 लिखना है। देखो, अगर मुझे 1 प्रोडक्ट लेकर आना है तो इस तरीके का केस भी एग्जिस्ट करता है कि मैंने 2 × 1 एक सेकेंड, किसी दो नंबर का अगर मुझे प्रोडक्ट 1 लेकर आना है तो मैं क्या कर सकती हूँ? लाइक लेट्स से 2 × 1/2 कर दूँ, है ना। बट जब दोनों ही नंबर्स मैं कह रही हूँ इंटीजर है तो ये ऐसा केस तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पर कोई भी नंबर लेती हूँ तो मुझे 1 बनाने के लिए उसका रेसिप्रोकल लेके उसको कैंसिल आउट करना है। बट जब दोनों ही नंबर इंटीजर्स हों तो ऐसा केस पॉसिबल नहीं होता। उस केस में दोनों का 1 होना ही ज़रूरी है। या तो दोनों, अगर मैं ऐसे ले लूँ -1 × -1 का केस ले लूँ तब भी वो 1 बन जाएगा। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर जो है नॉर्म ऑफ अल्फ़ा का मोड लिखा हुआ है कि क्योंकि नेगेटिव -1 लेने पर भी ये चीज़ करेक्ट होल्ड करती है। तो नॉर्म ऑफ अल्फ़ा का जो मोड है वो =1 हो गया। और सिर्फ मैं नॉर्म ऑफ अल्फ़ा की बात करूँ तो इसकी वैल्यू +-1 दोनों हो सकती है, दोनों ही केस में ये मुझे 1 दे सकता है। तो यहाँ से हमें ये पता लगा कि अगर हम नॉर्म ऑफ यूनिटी की बात करते हैं, यहाँ ये नॉर्म ऑफ अल्फ़ा क्या है? हमारी यूनिटी है। तो नॉर्म ऑफ अल्फ़ा निकाल रहे हैं वो +-1 आ रहा है, तो इसका मतलब कि हमेशा यूनिटी का नॉर्म +-1 ही मिलेगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है let alpha and beta be algebraic integers, we say alpha is an associate of beta। एसोसिएट की डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। अल्फ़ा को अगर मैं बीटा का एसोसिएट बोल रही हूँ तो एक यूनिटी ऐसी एग्जिस्ट करनी चाहिए सच दैट बीटा = u अल्फ़ा, u इज़ अ यूनिटी। अब इसको थोड़ा अगर मैं और सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊँ तो हमने क्या किया, हमारे पास अल्फ़ा एंड बीटा ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं या अलजेब्राइक इंटीजर हैं जो के हैं। के क्या है? √m वाली फील्ड है हमारी। मैं अल्फ़ा और बीटा को दोनों को एसोसिएट बोल रही हूँ एक दूसरे का कि ये दोनों एसोसिएट हैं। तो एसोसिएट कब होंगे? जब एक अलजेब्राइक इंटीजर में
यहाँ पे यूनिटी का प्रोडक्ट हो रखा हो, यूनिटी 1 हो सकती है, -1 हो सकती है, तो उस केस में ये दोनों आपस में एक दूसरे के एसोसिएट कहलाएंगे। जब यहाँ पर प्रोडक्ट किसका हो रखा है, यूनिटी का हो रखा है। वही सेम चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई है, बीटा इज इक्वल्स टू यू अल्फा। यहाँ पर यू -1 ले लो, 1 ले लो, जो यूनिट एलिमेंट होंगे उस पर्टिकुलर फील्ड के, ठीक है। मैं 1 और -1 इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये एक यूनिट एलिमेंट है उस फील्ड के, और जब आप अलग अलग फील्ड की बातें करते हो तो उसमें यूनिटीज़ जो है वो चेंज हो जाती हैं। तो अगर प्रोडक्ट में साथ में यूनिटी है तो वो दोनों आपस में एलिमेंट एसोसिएट होते हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट रिमार्क में लिखा हुआ है, वी कैन चेक दैट द रिलेशन ऑफ एसोसिएट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट ऑफ ऑल एल्जेब्राइक इंटीजर्स। अगर मैं एसोसिएट, जो ये टर्म हमने अभी जस्ट पढ़ी, ये एक तरीके का इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि एसोसिएट में भी हम एक रिलेशन के बारे में ही बात कर रहे हैं। इन दोनों एलिमेंट में, अल्फा बीटा में, जो मुझे एक रिलेशनशिप दिख रहा है वो क्या है कि जो दूसरा है उसमें एक यूनिट प्रोडक्ट का, यूनिट एलिमेंट का प्रोडक्ट हो रखा है। तो ये रिलेशन कैसा होता है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। देन डेफिनेशन, नेक्स्ट डेफिनेशन है, आई होप इक्विवेलेंस रिलेशन में कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं आपको पता है, जिसमें हम रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक प्रूव करते हैं। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है प्राइम ऑफ के के बारे में। सो एन algebraic integer alpha is said to be prime of k if the only divisor of alpha are associates of alpha। जैसे हमने प्राइम की डेफिनेशन हमें पता है कि अगर कोई नंबर प्राइम है तो वो सिर्फ अपने ही नंबर से डिविजिबल होता है। तो जब हम इसमें प्राइम ऑफ के के बारे में बात करते हैं, अगर मैं बोल रही हूँ कि अल्फ़ा इज़ अ प्राइम, ठीक है, ऑफ के यहाँ पे जो हमारी क्यू रूट एम वाली फील्ड है, तो अल्फ़ा को अगर हम प्राइम बोल रहे हैं तो उसके सिर्फ डिवाइज़र क्या होंगे, उसके एसोसिएट्स क्या है, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि जो भी एलिमेंट जिसमें प्रोडक्ट ऑफ यूनिटी हो रखा है, तो ऐसे एलिमेंट्स क्या होंगे। लाइक अगर मैं अल्फ़ा की बात करूँ तो अल्फ़ा का ही एसोसिएट, ऑब्वियसली वो तो सेम ही एलिमेंट होगा, या माइनस अल्फ़ा आपने ले लिया, तो जब यूनिट का प्रोडक्ट हो रखा होता है तो वो सब उसके एसोसिएट कहलाते हैं। तो जब सिर्फ उसके एसोसिएट ही उसके डिवाइज़र होंगे तो वो एक प्राइम कहलाएगा। नेक्स्ट थ्योरम है, अगर अल्फ़ा का नॉर्म प्राइम है, वेयर पी इज़ अ प्राइम नंबर, देन अल्फ़ा इज़ अ प्राइम ऑफ के। यही सेम थ्योरम हमने क्यू आयोटा में भी डिस्कस की थी कि अगर नॉर्म प्राइम होता है तो अल्फ़ा, इफ़ दिस होल्ड, नॉर्म ऑफ अल्फ़ा प्राइम आ रहा है तो हमें क्या प्रूव करना है, दिस अल्फ़ा इज़ अ प्राइम। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम सपोज करते हैं लेट अल्फ़ा प्राइम नंबर नहीं है। अगर अल्फ़ा प्राइम नहीं है तो आप उसको मोर देन वन प्रोडक्ट में वन लिख सकते हो। दोनों में से कोई यूनिटी नहीं होना चाहिए, मतलब दो नंबर्स आपको ऐसे मिलेंगे जिसके प्रोडक्ट में वो लिखा जा रहा है। तो उसके लिए हमने बीटा और गामा ऐसे अलजेब्राइक इंटीजर्स ले लिए। तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बीटा इंटू गामा, वेयर बीटा गामा आर नॉट यूनिटीज़ ऑफ के, दोनों में से कोई भी यूनिटी नहीं है। अब मैं अगर नॉर्म ऑफ अल्फ़ा निकाल लूँ तो वो किसके इक्वल होगा, नॉर्म ऑफ बीटा गामा के इक्वल होगा, और ये आपस में मल्टीप्लिकेटिव है तो उसको अलग अलग करके भी लिखा जा सकता है। अब इस पर अगर हम मोड अप्लाई करते हैं तो नॉर्म अप्लाई करते हैं तो हमें पता है गिवन है नॉर्म ऑफ अल्फ़ा क्या है, प्राइम के इक्वल है, पी के इक्वल है, दिस इज गिवन। तो पी इनडायरेक्टली किसके इक्वल हो गया, नॉर्म ऑफ बीटा इंटू नॉर्म ऑफ गामा के। अब यहाँ पर बीटा और जो गामा हमने स्टार्टिंग में बोला कि ये यूनिटी नहीं है, और हमने अभी एक थ्योरम पढ़ी है कि सिर्फ यूनिटीज़ के ही नॉर्म जो है 1 के इक्वल होते हैं। हमने जो पहले थ्योरम्स पढ़ी हैं उन सब का रिजल्ट आपको आगे की थ्योरम्स में आप देखोगे यूज़ कर रहे हैं। तो जब बीटा गामा यूनिटी के इक्वल नहीं है तो उनका नॉर्म भी यूनिटी के इक्वल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो हमने नॉर्म्स यूज़ किए हैं कोई भी 1 के इक्वल नहीं है। अब आप कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ पर आएगी, जब आप प्राइम, किसी भी प्राइम नंबर को ऐसे प्रोडक्ट की फॉर्म में तो शो नहीं कर सकते, वो तभी ऐसे लिखा जा सकता है जब इन दोनों में से कोई 1 हो जाए तो ये करेक्ट है। बट अगर इसमें से कोई भी 1 नहीं है, दैट मीन्स कि फिर आप इसको प्रोडक्ट कंपोजिट फॉर्म में शो कर रहे हो, इसका प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है और दोनों में से कुछ भी यूनिटी नहीं है, और यूनिटी हो नहीं सकता क्योंकि यूनिटी बीटा और गामा में से कुछ यूनिटी नहीं है तो इनके नॉर्म भी यूनिटी नहीं होंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो फिर कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी नॉर्म की, नॉर्म वैसे भी नेगेटिव में होता नहीं, और यहाँ पे लिखा है इज इक्वल्स टू 1 नहीं हो सकता, तो ग्रेटर देन 1 का केस यहाँ पर लिया हुआ है।
बट द ओनली पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ पी आर 1 एंड p। अब हमें ये भी पता है कि p तो प्राइम नंबर है, उसके डिवाइजर्स या तो 1 होंगे या तो p होंगे। 1 हो नहीं सकता क्योंकि वो यूनिटी नहीं है, तो इन्होंने p वाला केस ले लिया कि अभी हम ये मान रहे हैं कि दोनों ही फिर p के इक्वल हैं। 1 के इक्वल नहीं हो सकते तो फिर किसके इक्वल होंगे? p के इक्वल होंगे। तो जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं p इंटू p, अब इस केस में p तो एक p से कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा p की वैल्यू 1 है। सो p 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि प्राइम की वैल्यू 1 आ जाए। तो यहाँ से हमारे पास आ गई कॉन्ट्रडिक्शन, आइदर बीटा और गामा मस्ट बी यूनिटी। और अगर इन दोनों में से कोई ना कोई एक यूनिटी है, देन हमने जो स्टार्टिंग में बात बोली थी कि अल्फ़ा प्राइम नहीं है, वो चीज़ वहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। तो हम ये नहीं ले सकते कि अल्फ़ा जो है वो प्राइम एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, तो हम ये लेट नहीं कर सकते कि अल्फ़ा कोई कंपोजिट नंबर है। सो दिस विल इम्प्लाइज अल्फ़ा इज अ प्राइम एलिमेंट ऑफ के। नेक्स्ट थ्योरम है, इफ़ नॉर्म ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 देन अल्फ़ा मस्ट बी यूनिटी। अगर आप अल्फ़ा का नॉर्म 1 बता रहे हो तो अल्फ़ा यूनिट एलिमेंट ही होगा। तो इसके लिए हमने अल्फ़ा ले लिया, अल्फ़ा एक के का एलिमेंट है तो x प्लस वाई रूट एम टाइप का होगा। नॉर्म भी हमें पता है कि कैसे डिफाइन होती है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एम वाई स्क्वायर होगा। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी इसमें हम अप्लाई कर दें तो ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब अगर मैं इसको अल्फ़ा बोल रही हूँ तो ये अल्फ़ा बार, ये मतलब उसका कॉन्जुगेट, अल्फ़ा का कॉन्जुगेट लिखा जा सकता है, तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बार। Note that if alpha is an algebraic integer, then alpha conjugate of alpha is also an algebraic integer. Since alpha and alpha conjugate of alpha are the roots of same polynomial. तो अगर ये क्योंकि पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, तो अगर अल्फ़ा रूट algebraic integer है, रूट है, सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, तो उसका कॉन्जुगेट भी सेटिस्फाई करेगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर अल्फ़ा है रूट तो ये जो कॉन्जुगेट है अल्फ़ा वो भी रूट होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? नाउ नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 1 के इक्वल है तो नॉर्म ऑफ अल्फ़ा विल बी प्लस माइनस 1, हमने ये डिस्कस किया है। अब ये अगर प्लस माइनस 1 के इक्वल है तो हमने अभी जस्ट नॉर्म ऑफ अल्फ़ा कैसा लिखा? अल्फ़ा एंड अल्फ़ा का कॉन्जुगेट। तो अल्फ़ा का कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अल्फ़ा किसको डिवाइड कर रहे हैं? 1 को डिवाइड कर रहे हैं। ये तभी पॉसिबल है या तभी ये होल्ड करेगा इक्वल जब अल्फ़ा कैसा हो? एक यूनिट एलिमेंट हो। तो यहाँ से ये चीज़ प्रूव हो गई कि अगर आप नॉर्म 1 लेकर चल रहे हो तो अल्फ़ा मस्ट बी यूनिटी। नेक्स्ट थ्योरम इम्पॉर्टेंट है और इसकी स्टेटमेंट है, एवरी नॉन ज़ीरो नॉन यूनिटी अलजेब्राइक इंटीजर ऑफ के कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एलिमेंट्स ऑफ के। अगर हम के का कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं और वो 0 के इक्वल नहीं है, वो 1 के इक्वल भी नहीं है, तो हम उसको प्राइम एलिमेंट्स की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। प्रूफ के लिए हमने अल्फ़ा लेट कर लिया कि वो कोई 0 एलिमेंट नहीं है, वो कोई यूनिट एलिमेंट भी नहीं है ऑफ अलजेब्राइक इंटीजर के। देन अगर अल्फ़ा 0 1 के इक्वल नहीं है तो उसका नॉर्म हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर अल्फ़ा 0 के इक्वल है तो नॉर्म 0 के इक्वल होगा। अल्फ़ा 1 के इक्वल है मतलब यूनिट एलिमेंट है, तो हमेशा यूनिट एलिमेंट का नॉर्म 1 के इक्वल होता है। तो 0 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, नॉर्म कभी भी नेगेटिव होता नहीं है। तो फिर क्या होगा? नॉर्म हमेशा पॉजिटिव होगा और 1 से ग्रेटर होगा। नाउ वी शैल प्रूव द थ्योरम बाय इंडक्शन ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फ़ा। अब 1 से ग्रेटर कौन सी वैल्यू आती है? 2। हम इसको इंडक्शन मेथड से प्रूव कर रहे हैं, इसको शो कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है कि पहले तो एक केस ट्रू दिखाना है। 1 हम ले नहीं सकते, यूजुअली हम इंडक्शन मेथड में 1 से स्टार्ट करते हैं, बट यहाँ पे हमें 1 का केस लेना नहीं है, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। देन हम n के लिए एज्यूम करेंगे या लेस देन n के लिए एज्यूम करेंगे एक वैल्यू के लिए। आप n के तक एज्यूम करते हो तो n+1 के लिए शो कर दो, आप लेस देन n तक के लिए एज्यूम कर रहे हो तो n के लिए शो कर दो। तो ये हमारा इंडक्शन मेथड है। तो 1 से जो बड़ा नंबर है आ रहा है जस्ट उसके बाद, वो है 2। तो हमने लेट किया नॉर्म ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2। 2 प्राइम नंबर है तो आप इसको आराम से प्राइम के प्रोडक्ट में शो कर सकते हो। तो पहला जो केस था वो तो हमारा होल्ड कर गया।
अब हमने क्या करा, ये हमारा पहला केस होल्ड कर गया, तो हमने एज्यूम कर लिया कि जो हमारी थ्योरम है वो हर एक अल्फ़ा वैल्यू के लिए करेक्ट आ रही है जब उसका नॉर्म ऑफ अल्फ़ा लेस देन n के लिए हमारी जो थ्योरम है वो करेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पर n क्या है, कोई एक नेचुरल वैल्यू, तो हम एक फाइनाइट नंबर तक के लिए, प्लीज़ नोट दिस, कि हम किसी एक फाइनाइट नंबर के लिए ये मानकर चल रहे हैं कि हमारी थ्योरम जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पे हमने n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 बताई है, क्योंकि 2 के लिए तो हमने प्रूव ही कर दिया। ऐसे अगर मैं 3 की बात कर रही हूँ या 4 की बात, सॉरी 4 नहीं 5 की बात कर रही हूँ, ऐसे प्राइम नंबर्स की बात कर रही हूँ, तब तो ये चीज़ होल्ड कर ही रही है। बट मैंने 2 के लिए शो कर दिया। अब हम सारे नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं, इसमें 4 भी इंक्लूड हो रहा है, 6 भी इंक्लूड हो रहा है, तो हमने ये बोल दिया कि हमारी जो थ्योरम है वो लेस देन n के लिए होल्ड कर रही है। अब हम ये शो करेंगे कि नॉर्म ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल्स टू n है। अब देखो, आपने लेस देन n तक की बात कर दी, अब हम n पे बात कर रहे हैं। वही मैं सेम चीज़ आपको बोल रही थी कि इंडक्शन मेथड में क्या होता है, आप एक केस के लिए करेक्ट दिखाते हो कि वो ट्रू होल्ड कर रहा है, देन आप n के लिए एज्यूम करते हो और n+1 के लिए आप प्रूव करते हो। अगर आप n-1 के लिए एज्यूम कर रहे हो तो आप n के लिए प्रूव करते हो, जस्ट उसके बाद का जो एक नंबर है उसके लिए हम प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर लेस देन n के लिए हमने एज्यूम किया था, तो हम n पे अब बात कर रहे हैं। सो अगर यहाँ पे जो अल्फ़ा हमने लिया है वो कोई प्राइम नंबर हो जाए तो हमें कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, हमारी थ्योरम प्रूव हो चुकी है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम प्राइम का नॉर्म ले रहे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं, वो हमें प्राइम ही मिलेगा। बट अब अगर यहाँ पर ये n के इक्वल है और वो प्राइम नहीं है, तो अब हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं। सो लेट अल्फ़ा बी नॉट अ प्राइम नंबर, प्राइम एलिमेंट ऑफ के, और अगर वो प्राइम एलिमेंट नहीं है तो आपको बीटा और गामा ऐसा मिलेगा, एग्जिस्ट करेगा, सच दैट आप अल्फ़ा को उसके प्रोडक्ट में लिख सकते हो। दोनों ही यूनिटी के इक्वल नहीं होगा, आप यूनिटी के इक्वल बोल रहे हो तो फिर तो प्राइम के केस में चला गया, और अगर दोनों ही यूनिटी नहीं है तो उनका नॉर्म भी 1 के इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए दोनों का नॉर्म ग्रेटर देन 1 बताया गया है। अब मैं इस पर नॉर्म डिस्कस करूं तो जो अल्फ़ा का नॉर्म है वो किसके नॉर्म के इक्वल होगा, बीटा गामा के नॉर्म के, दोनों के प्रोडक्ट के। अब ये मल्टीप्लिकेटिव है तो उसको आप अलग अलग करके भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर नॉर्म ऑफ अल्फ़ा किसके इक्वल है, नॉर्म ऑफ बीटा इंटू नॉर्म ऑफ गामा। अब हमें पता है कि जो नॉर्म ऑफ बीटा होगा वो हमेशा किससे लेस होगा, नॉर्म ऑफ गामा से, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट नॉर्म ऑफ अल्फ़ा बना रहा है। तो नॉर्म ऑफ बीटा हमेशा लेस होगा नॉर्म ऑफ गामा के, सॉरी नॉर्म ऑफ अल्फ़ा के। यही सेम चीज़ नॉर्म ऑफ गामा हमेशा लेस होगा नॉर्म ऑफ अल्फ़ा के। और नॉर्म ऑफ अल्फ़ा है क्या, n के इक्वल है। यहाँ पर हमने यही तो बोला है कि नॉर्म ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल्स टू n के लिए हम प्रूव कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है कि नॉर्म ऑफ अल्फ़ा विल बी लेस देन n, नॉर्म ऑफ गामा विल बी लेस देन n। तो जब दोनों के नॉर्म लेस देन n है तो हमने एज्यूम क्या किया था, हमने थ्योरम में ये एज्यूम किया था कि हमारी थ्योरम होल्ड करेगी जब भी नॉर्म लेस देन n आएगा। ये रहा वो, सॉरी, ये हमने जो स्टेटमेंट लिखी है कि थ्योरम होल्ड करेगी अगर नॉर्म ऑफ अल्फ़ा इज लेस देन n है। तो यहाँ से भी सेम चीज़ तो हमें मिल रही है कि बीटा का नॉर्म लेस देन n है, गामा का नॉर्म भी लेस देन n है, तब तो थ्योरम हमारी होल्ड कर ही रही है इस केस में। देन बाय इंडक्शन ऑन हाइपोथेसिस बोथ बीटा एंड गामा कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट। इसका मतलब कि हम ये जो प्रोडक्ट में लिखा गया है बीटा और गामा, थ्योरम के हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि नॉर्म ऑफ बीटा को भी प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है क्योंकि थ्योरम होल्ड कर रही है, गामा को भी हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि थ्योरम होल्ड कर रही है। तो जब हम इन दोनों को प्राइम के प्रोडक्ट में लिख पा रहे हैं तो हम नॉर्म ऑफ गामा को हमने प्राइम के प्रोडक्ट में लिख दिया। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में लिखा जा सकता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, प्रूव दैट द यूनिटीज ऑफ द फील्ड के Q√2 आर प्लस माइनस u टू द पावर प्लस माइनस n की वैल्यू यहाँ पे 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन है, और u की वैल्यू है 1+√2। अभी तक जो फील्ड हम डिस्कस कर रहे थे वो थी Q√m की फील्ड, और यहाँ पर अब हम इन स्पेसिफिक m की वैल्यू 2 लेकर बात कर रहे हैं। तो इस फील्ड की यूनिटी की यहाँ पर बात हो रही है कि यूनिटीज़ कैसी होंगी, प्लस माइनस u टू द पावर प्लस माइनस n। तो n की वैल्यू भी बता रखी है क्या क्या हो सकती है, और u की वैल्यू भी हमें बता रखी है कि 1+√2 होगी। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है, प्रूव दैट द यूनिटीज़ ऑफ दिस फील्ड आर दिस। इस फील्ड की ये सारी यूनिटी है।
ये इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। तो प्रूफ के लिए हमने क्या किया, हमने लेट कर लिया, लेट u बी द यूनिटी ऑफ k रूट 2। इस फील्ड की यूनिटी हमने u मान ली। नाउ द एल्जेब्राइक इंटीजर्स ऑफ k आर ऑफ द फॉर्म x प्लस वाई रूट 2। x प्लस, क्योंकि जो फील्ड है वो रूट 2 टाइप की है, तो जो एल्जेब्राइक इंटीजर हम मानते हैं कि जो एल्जेब्राइक इंटीजर होगा के फील्ड का वो कुछ x प्लस वाई रूट 2 टाइप का होगा। और यहाँ पर एक्स वाई कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। सिंस u इज़ अ यूनिटी ऑफ k, और अगर हम इसका नॉर्म निकालेंगे, नॉर्म ऑफ x प्लस वाई रूट 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। हमने पहले जो प्रीवियस थ्योरम्स पढ़ी हैं उससे हमें ये रिजल्ट पता है कि यूनिटी का जो नॉर्म होता है वो हमेशा क्या होता है, प्लस माइनस 1 होता है। और नॉर्म, बाय द डेफिनेशन ऑफ नॉर्म वी नो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट m का हम m लिखते हैं। तो या तो आप पूरा स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 2 रूट 2 वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं सो दैट सच दैट कि वो इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करे। अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 ले लूँ और वाई की वैल्यू भी 1 ले लूँ तो ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और हम जो u की वैल्यू लेकर चल रहे थे, x प्लस वाई रूट 2 की फॉर्म लेकर चल रहे थे, उसमें आप x की वैल्यू भी पुट कर दो और y की वैल्यू भी पुट कर दो। तो यहाँ से हमें u की वैल्यू क्या मिल रही है, 1 प्लस रूट 2, और ये सोल्यूशन हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 1 का। सिंस प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिटीज इज अ यूनिटी एंड इनवर्स ऑफ अ यूनिटी इज अ यूनिटी एंड नेगेटिव ऑफ अ यूनिटी इज अ यूनिटी। ये हमने अभी लास्ट यही सब चीज़ें डिस्कस की थी यूनिटी के बारे में। यूनिटी से रिलेटेड जो थ्योरम्स थी उसमें हमने क्या डिस्कस किया कि दो यूनिट को आप उसका प्रोडक्ट करते हो तो आपको एक यूनिटी ही मिलेगी। आप उसका इन्वर्स निकालो, आप उसके नेगेटिव की बात करो तो भी क्या होता है, वो यूनिट ही होता है। तो उसी के अकॉर्डिंगली अब जैसे n की वैल्यू मैं लेट्स से 0 पुट करती हूँ, यहाँ की बात कर लेते हैं। n की वैल्यू को आपने 0 पुट किया तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 2, सॉरी n की वैल्यू को 0 पुट किया तो ये हो जाएगा 1 और प्लस माइनस 1 आ जाएगा बेसिकली। तो हमें पता है वो हमारे यूनिट एलिमेंट होते हैं प्लस माइनस 1। अब हमने n की वैल्यू को 1 पुट किया, प्लस माइनस 1 लेट्स से पुट किया, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस u, ठीक है। अब जब नेगेटिव होगा तो वो इन्वर्स हो जाएगा, और यहाँ पे तो हम बोल ही रहे हैं कि इन्वर्स भी यूनिटी होता ही है, और प्लस माइनस u की वैल्यू हमने यूनिट मानी ही थी। क्लियर। देन इसी तरीके से हमने ये बोल दिया कि ये क्या होंगे, इसके यूनिट एलिमेंट्स होंगे। अब यहाँ से आपको समझना है मेन, लेट ईटा बी एनी यूनिटी ऑफ के। हम ये बोल रहे हैं कि जो हमारी फील्ड है उसकी यूनिटी ईटा भी है। बाय टेकिंग माइनस ईटा इफ नेसेसरी वी एज्यूम ईटा इज ग्रेटर देन 0। फर्दर बाय टेकिंग ईटा का इन्वर्स इफ नेसेसरी वी एज्यूम ईटा इज ग्रेटर देन 1। अब पहले इन 3 लाइन को समझते हैं। हमने अभी बताया इसके यूनिटीज़ का प्रोडक्ट करते हैं, यूनिटी के इन्वर्स के बारे में बात करते हैं, यूनिटी के नेगेटिव की बात करते हैं, तो वो सब भी यूनिट होते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो प्लस माइनस 1 भी हमने लिख रखा है ना, अगर u यूनिट एलिमेंट कहला रहा है, यूनिटी कहला रहा है, तो प्लस माइनस में भी वो यूनिटी में जा रहा है। देन आप देख रहे हो कि पावर में भी यूनिटी लगा हुआ है, तो इसका मतलब अगर प्लस है जो माइनस है वो उसके इन्वर्स एलिमेंट को ही तो बता रहा है, यूनिटी के इन्वर्स की ही तो बात कर रहा है। तो उसके लिए भी हम पहले ही बोल चुके हैं कि उसका इन्वर्स भी क्या होता है, वो एक यूनिट एलिमेंट होता है। तो अगर हम, और एक और चीज़, अगर आपको ये कन्फ्यूजन है कि ये 2, 3 पर कैसे ये यूनिट जा रहा है, तो आप देखो जब पावर 2 करते हो, लेट्स से कि n की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं u इंटू यू। यू स्क्वायर क्या है, u इंटू यू है। प्लस माइनस मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कैसे वो यूनिट एलिमेंट में जा रहे हैं। अब जब हम 2 यूनिट का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हमें अगेन एक यूनिट ही तो मिल रहा है। 2 यूनिटी का आपने प्रोडक्ट किया, यू गॉट यू स्क्वायर, सो दिस इज ऑल्सो अ यूनिट। अब मैं n की वैल्यू 3 ले लेती हूँ। अब n की वैल्यू 3 लेने के लिए आई कैन राइट इट एज यू स्क्वायर इंटू यू, अगेन इट्स अ यूनिट, यू क्यूब भी यूनिट हो गया। तो जो ये वाली प्रॉपर्टी हमने लिखी है, ये तीनों प्रॉपर्टी का यूज़ हो रहा है, और उसी प्रॉपर्टी से ही हम बोल पा रहे हैं कि n की वैल्यू 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 एंड सो ऑन ऐसे हो। तो सिमिलरली हम n की और वैल्यूज़ के लिए बात बोल पा रहे हैं कि सारे ये यूनिट एलिमेंट है। और वही सेम चीज़ हमने अब ईटा के लिए बोली है कि अगर मैं ये मान के चल रही हूँ कि ईटा भी एक यूनिटी है k का,
ईटा को हमने क्या ले लिया, ये भी एक यूनिटी है के का, तो आप इसके इन्वर्स की बात करो, आप इसके नेगेटिव होने की बात करो, दोनों ही केस में वो यूनिटी होगा। यहाँ पे ये एज्यूम इसलिए कर लिया ग्रेटर देन 0, क्योंकि अगर मैं 0 लेके चल रही हूँ तो ये -0 नहीं हो पाएगा, उसके साइन नहीं होते। देन अगर आप 1 लेकर चल रहे हो लेट्स से, तो 1 बाय आप उसका इन्वर्स करोगे, अगेन यू विल गेट 1। तो हमने इसलिए एज्यूम कर लिया कि ईटा 0 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर है, ठीक है। देन वी फर्स्ट फाइंड ऑल द यूनिटीज ऑफ के विच आर बिगर देन 1। हम क्या कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि सारी हम यूनिटीज़ को फाइंड करेंगे के की जो 1 से ग्रेटर है। तो अगर मैंने ईटा को माना हुआ है कि ये कोई यूनिटी है, तो आर एम इज़ टू फाइंड कि वो 1 से ग्रेटर हो। फर्स्ट वी शैल प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट नो यूनिटी नो यूनिटी ईटा ऑफ के सच दैट वो 1 + √2 से लेस हो। अब इस चीज़ को समझो, ये जो u की वैल्यू यहाँ पर हमने 1 + √2 फाइंड की है। u की वैल्यू हमने, ये यूनिटी एलिमेंट है, ठीक है। क्योंकि हम क्यों बोल रहे हैं, एक सेकेंड, हम क्यों बोल रहे हैं कि ये 1 + √2 एक यूनिट एलिमेंट है, क्योंकि इस 1 + √2 का जब मैं यहाँ पर इसको पुट कर रही हूँ, क्योंकि ये इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रहा है, इसका नॉर्म आ रहा है ना +-1, और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर किसी एलिमेंट का नॉर्म 1 आ रहा है तो वो यूनिटी ही है। सिर्फ यूनिटी का ही नॉर्म +-1 आ सकता है, इसलिए हम u को 1 + √2 को यूनिटी बोल रहे हैं। अब हम करना क्या चाह रहे हैं, हम ये प्रूव करेंगे कि ऐसी कोई यूनिटी ईटा एग्जिस्ट ही नहीं करती 1 + √2 के बीच में। हमें पता है 1 इज़ यूनिटी, और हमने 1 + √2 को हमने यूनिटी बताया है। तो अब हम ये शो करना चाह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में कोई और यूनिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही। ये हमारा एम है, फाइंड करना, प्रूफ करना। तो हमने लेट कर लिया ईटा इज इक्वल्स टू x + y √2। अब यहाँ पर जब हम x + y रख रहे हैं ना, तो हमें x की और y की वैल्यू नहीं पता, वो हम क्योंकि हमने ईटा को सपोज किया कि वो यूनिटी है, तो हमने इन जनरल ले लिया कि वो x + y √2 है। अब उसका जो नॉर्म है वो +-1 के बीच में रहेगा, ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यूनिटी है, इसलिए हम इसके नॉर्म को +-1 के बीच में रख रहे हैं, और इक्वल का साइन भी लगाया क्योंकि नॉर्म ऑफ यूनिटी इज़ यूनिटी। बट अब जो इक्वेशन नंबर 2 हम इसको बोल रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 हम ऑलरेडी असाइन कर चुके हैं। तो x + y √2 ये हमारा ईटा हमने इसको कंसिडर किया है, और यहाँ पे हमने यही केस रखा है ना कि 1 + 1 से ग्रेटर हो और 1 + √2 से लेस हो। अब अगर मैं इसके कॉन्जुगेट की बात करूँ तो ये हो जाएगा x - y √2, स्टिल नॉर्म जो है वो लेस रहेगा। नाउ इसको इक्वेशन नंबर हमने 3 असाइन कर लिया। अगर अब मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देती हूँ, इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 3 को, तो यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट हुआ, ये 0 आ जाएगा। हम स्ट्रिक्टली लेस देन और ग्रेटर देन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर हम इज इक्वल्स टू भी इसमें असाइन कर देते हैं फिर तो वो यूनिटी ही हो गया। किसी का भी नॉर्म अगर +-1 आ रहा है देन वो यूनिटी ही है। ये तो थ्योरम है हमारे पास, तो हम असाइन नहीं कर सकते, हम यहाँ पे इज इक्वल्स टू की कंडीशन को नहीं डाल सकते, हमने यहाँ पर लेस देन ही रखना है, इसलिए इसको। तो आप जब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो ये +-1 यू विल गेट 0, और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। हम क्यों कर रहे हैं इन दोनों को ऐड, जब हमें दो इक्वेशन को सॉल्व करना होता है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो हम उसमें एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, और ये कैंसिल आउट होकर 2x हो जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा 1 + 1 2√2। अब x की वैल्यू चाहिए तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन से, तो ये हो जाएगा 1 + 1√2। अब ये वैल्यू किससे लेस देना है, ये वैल्यू 2 से लेस हो जाएगी। मुझे इससे ग्रेटर वैल्यू पता करनी है, तो मैं यहाँ पे √2 को हटा रही हूँ इन ऑर्डर टू चेक कि कौन सी वैल्यू से लेस होगी। आपने डिनोमिनेटर से उस वैल्यू को हटाया, तो अब 1 + 1 जो मुझे 2 वैल्यू मिल रही है उससे ये वाली वैल्यू लेस है। और अब ये जो कंडीशन मुझे मिल रही है वो ये है कि x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है और 2 से लेस है, तो कौन सी वैल्यू बची, सिर्फ x की वैल्यू 1 ही तो बची, क्योंकि x तो यहाँ पे इंटीजर है, तो बीच में एक ही वैल्यू आती है, दैट इज़ 1। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 1। अब हम अगर इसमें पुट करें, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 1 से x की वैल्यू 1 रख दी, तो ये हो जाएगा 1 + y √2, और ये लेस रहेगी हमारी 1 + √2 से।
हमें यही तो प्रूफ करना है कि कोई भी ऐसा ईटा एग्जिस्ट नहीं करेगा जो इन दोनों के बीच में हो, ठीक है। और इज इक्वल्स टू हम क्यों नहीं रख रहे, उसका रीज़न मैंने आप लोगों को बता दिया। अब मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है। y की वैल्यू हम क्यों कह रहे हैं कि हमें कुछ भी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर अगर इससे लेस वैल्यू मुझे रखनी है, मैं y की वैल्यू 1 रख दूँ तो ये स्ट्रिक्टली लेस देन की कंडीशन है, ये इज इक्वल्स टू हो जाएगा, दोनों एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे। मुझे y की ऐसी वैल्यू रखनी है क्योंकि वो उससे स्ट्रिक्टली लेस देन रहे। अब मैं 0 रखती हूँ तो ये पूरा ही पोर्शन हट जाएगा और 1 से ग्रेटर भी होनी चाहिए। तो y की ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो वही सेम चीज़ आगे हमने बोली है, दिस हैज़ नो सोल्यूशन इन y, सो देयर एग्जिस्ट नो यूनिटी। अब ईटा की हमें x की वैल्यू तो मिल गई, y की वैल्यू नहीं मिल रही। अब इस केस में हम ये बोल सकते हैं कि ऐसा कोई ईटा एग्जिस्ट नहीं कर रहा जो इन दोनों के बीच में आता हो। दस इफ ईटा इज एनी यूनिटी सच दैट ईटा इज ग्रेटर देन 1, देन ईटा विल बी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू यू। यू यहाँ पर क्या था, 1 + √2 था जिसकी वैल्यू हमने फाइंड की थी। और अभी हमने ये प्रूव किया है कि 1 + √2 से लेस तो हमें कोई यूनिटी मिल ही नहीं रही। तो हम क्या बोल पा रहे हैं कि 1 + √2 तो ऑलरेडी यूनिटी है, उससे लेस मिल नहीं रही, एग्जिस्ट नहीं करती। अब अगर यूनिटी एग्जिस्ट करती है तो वो किससे ग्रेटर होगी, वो इस u से ग्रेटर होगी, ठीक है। इतना आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हमारा काम है ये प्रूफ करना कि मैं ये लेट करके चल रही हूँ कि ईटा की वैल्यू u⁴n के इक्वल नहीं हो सकती फॉर एनी n। अभी हम बात कर रहे हैं। अब एनी n इसलिए बोल रहे हैं कि अगर इन्फिनिटी के टुवर्ड्स टेंड करता है n तो समथिंग u है और उसकी पावर हम इन्फिनिटी रेज कर रहे हैं, सो दिस विल ऑल्सो टेंड टुवर्ड्स इन्फिनिटी। तो अगर मैं एनी n की बात यहाँ पर कर रही हूँ और मैं ये बोल रही हूँ कि ईटा की वैल्यू u⁴n नहीं हो सकती फॉर दिस रीज़न, देयर एग्जिस्ट यूनिक नेचुरल नंबर n सच दैट कि अब जो ईटा की वैल्यू है वो हमने मान लिया कि u⁴n + 1 से लेस है और u⁴n से ग्रेटर है। अब इसमें हम पूरी इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर दूँ u⁴n से, तो इसको डिवाइड करने पे ये आ गया 1। यहाँ पर डिवाइड किया u⁴n से, जब न्यूमरेटर में शिफ्ट करोगे तो पावर नेगेटिव में हो जाएगी और u⁴n यहाँ पर होगा तो पावर जब आप ऊपर शिफ्ट करोगे तो नेगेटिव में हो जाएगा, n से n कैंसिल, ये हो जाएगा u। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। सिंस u इज़ अ यूनिटी एंड ईटा इज़ अ यूनिटी, ये दोनों इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, फिर एक यूनिटी ही होगा। इन्वर्स भी यूनिटी ही होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया। तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, एक यूनिटी हो जाएगा और ये एक यूनिटी हो गया। अब भी हमने जस्ट प्रूव किया कि कोई भी यूनिटी ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती जो 1 और u के बीच में हो। u की वैल्यू हमने रखी हुई थी यहाँ पर 1 + √2 और यही हमने प्रूव किया कि इन दोनों के बीच में तो कोई यूनिटी होल्ड नहीं करती, बट इक्वेशन नंबर 4 के अकॉर्डिंगली होल्ड कर रही है। Thus we have a unity of k lying between 1 and u, which is a contradiction, so we must have ईटा इज इक्वल्स टू u⁴n। तो जो हम लेट में बोल रहे थे ना कि इसके इक्वल नहीं हो सकता, तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन मिलने की वजह से हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि ईटा की वैल्यू जो हम जिसको हम यूनिटी बोल रहे हैं वो u⁴n की फॉर्म में हो सकती है फॉर सम n लेस देन 1। हम इन्फिनिटी पे नहीं जा रहे, हाँ, n की कोई एक ऐसी स्पेसिफिक वैल्यू फॉर सम n लेस देन फॉर सम लेस देन n के लिए। बाय टेकिंग नेगेटिव और इनवर्स वी सी दैट ऑल द यूनिटीज ऑफ k आर ऑफ द फॉर्म प्लस माइनस u⁴ प्लस माइनस n। और अगर हम उसके इन्वर्स की बात करेंगे, नेगेटिव की बात करेंगे, तब तो वो यूनिटी है ही। तो इस u⁴n में हम पावर में भी प्लस माइनस 1 लगा सकते हैं, u पे भी प्लस माइनस 1 लगा सकते हैं और ये यहाँ तक हो गया हेंस प्रूव्ड। सो आई होप ये थ्योरम आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई है। रिमार्क में लिखा हुआ है कि सिमिलरली वी कैन प्रूव द यूनिटीज ऑफ q√3 आर इनफाइनाइट इन नंबर। इसी तरीके से जैसे हमने √2 का केस डिस्कस किया, हम √3 का भी केस डिस्कस कर सकते हैं और प्रूव कर सकते हैं कि इसकी यूनिटीज़ जो हैं दे आर इन इनफाइनाइट इन नंबर। आप n की वैल्यू को चेंज करोगे तो आपको एक नई यूनिटी मिल जाएगी। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।